हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट वो जो चैप्टर में आपको पूछे गए हैं 2023 में बिहार बोर्ड में चैप्टर केमिस्ट्री से। तो गाइस ये सारे चैप्टर पी ब्लॉक के काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है और 16 नहीं ना, कौन सा है? 15, 16, 17 और 18 ये सारे ग्रुप्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और पी ब्लॉक एलिमेंट काफी प्यारा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा चैप्टर होता है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन भी इसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। बट देखा जाए तो इस बार अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो इस बार भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए 2023 में। वैसे एक स्लाइड और है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का, तो पहले आप क्या करो, इस 4 क्वेश्चन को क्या करो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो बनाने के लिए। फिर आगे भी क्वेश्चन है, एक और स्लाइड में लाऊंगा, फिर से टिक टिक स्टार्ट करूंगा और आपको टिक टिक में क्या करना है, वीडियो को पॉज करके बनाना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक। चलो टिक टिक खत्म, अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, टिक 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 और टिक टिक फिर खत्म। आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन में टोटल 5, 2, 7 और 5 टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और 12 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने क्या कहा कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो चैप्टर भी बड़ा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ग्रुप 15, 16, 17, 18 4 ग्रुप्स पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। वैसे इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, अगर आप वो देख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट और अभी का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा लेंगे और इस साल के क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करके रख देंगे। आते हैं गाइस, पहला क्वेश्चन जो आपने ट्राई किया होगा बनाने के लिए, उसका आंसर आपको पता है कि फाइनली डिवाइडिंग आयरन आ रहा। तो सर ये तो सही है हमारा, चलो देखते हैं मेरा भी सही है कि नहीं है। एक्चुअल में जब हम अमोनिया को बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और ये आपका बनाता है 2 मोल अमोनिया। ठीक है, और इस रिएक्शन को कराने के लिए हम दो चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक तो कैटालिस्ट का जो आयरन है और दूसरा प्रोमोटर जिसका नाम क्या है गाइस, मोलिब्डेनम। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि भैया कैटालिस्ट कौन है यहाँ पे, तो जवाब तो आप जान रहे हो आयरन। लेकिन सर यहाँ पे फाइनली डिवाइडिंग आयरन क्यों कहा? कारण क्या है कि आयरन जो है अगर ये पाउडर फॉर्म में रहेगा तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा बनेगा, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में, और ये केमिकली ज्यादा एक्टिव होगा बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज मोर टेक प्लेस इन द पाउडर फॉर्म। इस कारण हम लोगों ने फाइनली डिवाइडिंग आयरन सेलेक्ट किया। तो आपने भी सेलेक्ट किया होगा, ऐसे आयरन ही है, उसके अलावा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बेस्ट कैटालिस्ट वही बन सकता है जो पाउडर फॉर्म में हो। तो आयरन हमने लिया बिकॉज एड्जॉर्प्शन होगा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन थ्योरी के तहत। क्लियर? द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बात और समझ लो, जनरली क्या है, आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट के अंदर एक चीज का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर मैंने इस चीज को पढ़ लिया है तो हम तो समझ गए, और समझ गए तो फिर दोबारा समझने का कोशिश नहीं करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होता है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर ये चीज नहीं समझे हैं तो इसको तो समझ नहीं पाएंगे, तो एक काम करो इसको भी नहीं पढ़ो। तो आप पढ़ोगे क्या, समझी हुई चीज को दोबारा समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, इन द सेंस क्योंकि आप ऑलरेडी समझ गए हो तो फिर दोबारा नहीं समझते हो। और दूसरी चीज जो आपको समझ में आएगी ही नहीं उसको तो पढ़ना ही नहीं है। तो सर हम पढ़े तो क्या पढ़े, एक बात जान लो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसका समझने का कोशिश करो, उसका वे ढूंढो। और दूसरा क्या है गाइस, दूसरा ये है कि अगर आप समझ भी चुके हो ना तो एक चीज को रिवीजन करो। रिवीजन सबसे बेस्ट पहलू होता है किसी भी चीज को हमेशा क्या अप टू डेट करने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी चीजों को समझने के लिए। वैसे देखा जाए सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2, द राइट आंसर इज F2O। सर ये कैसे हो गया, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बच्चे का हो सकता है कमेंट्स आ जाए, तो कमेंट से बचने के लिए मैंने पहले एक काम कर दिया। वो क्या काम है कि मैंने पहले लिख दिया आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप जानते हो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 4, एंड देन ऑक्सीजन 3.5, और उसके बाद किसी की बारी आएगी तो यहाँ पे जो बारी है वो क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, 3। अगर मैं दो एलिमेंट को मिला रहा हूं, लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन को मिला रहे हैं, तो आपको पता है कि इस दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो इस दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, दे कैरिंग निगेटिव एंड दे कैरिंग पॉजिटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो निगेटिव कैरी करेगा और जो अगला होगा वो पॉजिटिव कैरी करेगा। और अगर मैं इसी पार्शियल को हटा दूं
तो ऐसे समझ लो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन जो होगा वो निगेटिव ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप क्लोरीन और ऑक्सीजन को मिलाते हो तो आपको पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे -2 शो करेगा। सर ये -2 कैसे? मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो ना 3.5 है, क्लोरीन का कितना बेटा 3 है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? निगेटिव, और अगले के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी। तो एक्चुअल में जो निगेटिव ऑक्सीजन का माइनस यहां पे क्या शो कर रहा है? +2 है। बाकी सारे केस में इसमें क्या शो करेगा? -2। इसमें क्या शो करेगा? ये प्लस है तो ये हो जाएगा आपका क्या? -1। इस केस में भी क्या हो जाएगा? -1। कैसे निकाल लेना। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं F2O के बारे में, और F2O में क्या है? फ्लोरीन है F2O, और ऐसे केस में फ्लोरीन का हो जाएगा -1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या? x = 0। ये प्लस -2 उधर जाएगा तो x = क्या हो जाएगा? +2। लेकिन मैं दूसरा भी बता देता हूं आपको, Cl2O के केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है ना। तो क्लोरीन तब नेगेटिव नहीं शो करेगा, तब यहां पे क्लोरीन क्या शो करेगा? +1 × 2 + x। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये +2 -2 में चेंज होगा तो x = क्या हो जाएगा? -2। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या x का है, तो आंसर होगा A, ना कि B। सर आप B से इतना डर क्यों रहे हैं? B से हम डर नहीं रहे क्योंकि बच्चों के अंदर कुछ कंफ्यूजन रहता है कि सर इसका आंसर हो सकता है A और B भी हो सकता है। तो इस तरह के कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको उस कंफ्यूजन वाली चीजों को भी डील कर दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है गाइस। हो गया गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव नोबल गैस। अगर मैं रेडियो एक्टिव नोबल गैस के बारे में बात करूं तो पहले ये मैं बता दूं कि नोबल गैस कौन कौन से हैं, वो तो आप पहले से भी जान रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक्स है, समझ लो। हीना, नीना और करीना, क्या बोले? हीना, नीना और करीना जेरोक्स है रानी की। ये सब के सब नोबल गैस है, और इसमें से एक नोबल गैस है, ठीक है, जिसको कहते हैं रेडॉन। ये रेडियो एक्टिव डिकेइंग से बनता है। मतलब जब कभी भी रेडियम का नाम सुना होगा आपने कि रेडियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव है, वैसे ये भी रेडियो एक्टिव है। जब इसका डिकेइंग होता है, मतलब जब ये डिसोसिएट होता है, जब इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल्स निकलने के बाद जो है इसमें रेडॉन का फॉर्मेशन होता है, मतलब रेडॉन बनता है। लेकिन रेडॉन सिर्फ और सिर्फ 3 से लेके 84 डेज रह सकता है, एंड फिर वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। खैर डिस्ट्रॉयड हो ना हो, मैं थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया इसलिए माफी चाहता हूं। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहाँ पर गाइस कि सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव नोबल गैस। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? होना चाहिए रेडॉन। इसको मिटा दें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड के बाद रेडॉन आंसर है। फोर्थ क्या है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग द फॉर्म्ड। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, नोबल गैस से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। क्या है जी? हीना, नीना और करीना। जेरोक्स है रानी की। आपको सबसे पहले मैं नाम से बात कर रहा हूं। नाम इसको नोबल गैस कहा जाता है, और आपने कभी पढ़ा होगा कि कभी इसको पहले कहा जाता था इनर्ट गैस। कारण क्या है? क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन को छोड़ के बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं, इन सारे नोबल गैसेस में कोई भी केमिकल एक्टिविटी शो नहीं करता था, किसी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करता ही नहीं था, एक तरह से न्यूट्रल माना जाता था। इस कारण इसका नाम दिया गया इनर्ट। लेकिन कुछ कंपाउंड हमें मिले जेनॉन के, जैसे जेनॉन डाइफ्लोराइड, अगला जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, नेक्स्ट जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, नेक्स्ट जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड। इस तरह के जेनॉन के बने हुए कुछ कंपाउंड नजर आए, तो हमने कहा कि भैया ये तो इनर्ट नहीं ना रहा। क्यों इनर्ट नहीं रहा? क्योंकि इसका कंपाउंड तो मिलना स्टार्ट हुआ ना। तो एक काम करो, इसका नाम चेंज करो, इनर्ट गैस के बजाय अब हम लोग इसको बुलाते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इसमें सारे के सारे गैसेस स्टेट में होता है, इस कारण इसको इनर्ट गैस कहते हैं। लेकिन इस इनर्ट गैस में
इकलौता है जिसके कारण ये नाम चेंज किया गया कि इनर्ट गैस इसका नाम था पहले, बाद में दे दिया गया नोबल गैस, क्योंकि जेनॉन इकलौता ऐसा एलिमेंट है नोबल गैस में जो केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी जब भी ये शो करेगा तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ करेगा। सर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, अभी हमने लिखा था ना कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद सेकंड जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये देखो कि चाहे तो फ्लोरीन के साथ चाहे तो ऑक्सीजन के साथ, आप जिसके साथ चाहोगे उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो इस कारण इसका नाम नोबल गैस पड़ा। अब आपको सवाल आपको दिख रहा होगा और आपको जवाब भी पता है कि सर ये तो अब हम लोगों को जवाब पता चल गया कि कंपाउंड जो है इकलौता एलिमेंट बना सकता है जिसका नाम क्या है? ज़ेनॉन। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड, इनमें से कौन सा पोलर कंपाउंड है? मैं आपको बता दूं कि पोलरिटी जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बेसिस पे हम क्या चीज पोलरिटी डिसाइड करते हैं। दूसरा मैग्नीट्यूड भी आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, कार्बन है, कार्बन के साथ दोनों साइड पे क्या है? ऑक्सीजन है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये ऑक्सीजन इसको खींचेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, कार्बन की 2.4 है और इधर की 3.5 है। तो अब एक तरह से समझो दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड सिंपल हुआ। इस बेसिस में हम क्या बोलेंगे इसको? जीरो, दैट इज द नॉन पोलर। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में भी बात करते हैं तो बोरॉन में इस जगह पे फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, और तीनों में जो लगने वाला मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन है वो क्या है? इक्वल है। तो ऐसे केस में ये भी क्या हो जाएगा गाइस? जीरो। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें भी ऐसा ही केस बनेगा कि यहाँ पे तीनों के तीनों केस में क्या होगा? मैग्नीट्यूड, इसका भी क्या होगा? जीरो। तो बचा ये कैसे सर पोलर होगा? यहाँ ऑक्सीजन जुटा तो यहाँ पे क्या बचेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, मतलब ये बनेगा पोलर कंपाउंड। कौन सा पोलर कंपाउंड बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। यहां तक का बात क्लियर है गाइस? आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, पोलर कंपाउंड के बाद। चलो नेक्स्ट क्या है गाइस? 5 के बाद आंसर SO2 है। नोबल गैस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस वाई। एक काम करो, सबसे पहले आपको मैं यहां पर जो समझाने जा रहा हूं वो नोबल गैस के बारे में बताने जा रहा हूं, वो क्या है, ठीक है? चलो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं नोबल गैस होता क्या। तो नोबल गैस के बारे में तो अभी हमने बात किया कि नोबल गैस वही होगा जो केमिकल रिएक्टिविटी जीरो शो करेगा एक्सेप्ट हीलियम को, सॉरी जेनॉन को छोड़कर, ठीक है? थोड़ा सा टंग ज्यादा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि सर्दी लगी हुई है और थोड़ा सा फीवर भी है, इस कारण इन द सेंस ज्यादा एनर्जेटिक मैं नहीं बन पा रहा हूँ। खैर बहरहाल उसके लिए सॉरी। अगर मिस्टेक से गलती हो जाता है तो मैं कमेंट्स में इसको सुधार दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं गाइस, नोबल गैस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस हुआ है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद गाइस बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। आप बता सकते हो कि इसमें से नोबल गैस कौन है? तो हाँ हम बता सकते हैं नोबल गैस कौन है। ये नियोन नोबल गैस है, ठीक है? नोबल गैस है। अगला, अगर मैं इस जगह पे दूसरा ले लेता हूं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें नोबल गैस कौन है? तो सर आर्गन। सर अब बहुआ वाला चीज क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि इसी बहुए वाली चीज से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये दूसरा भी है कि लास्ट वाला सब में क्या बन रहा है आपका? नोबल गैस बन रहा। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसको मैं साइड कर रहा हूं। आपको पता है कि ये सब मेटल्स हैं, तो सोडियम, एक सोडियम एटम दूसरे सोडियम एटम के साथ जुटा होगा, लेकिन कौन से बॉन्ड से जुटा होगा? एक सोडियम दूसरे सोडियम से जुटा होगा, इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा जिसका नाम होगा मेटालिक बॉन्ड, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मेटालिक रेडियस होगा 120। ये मेटल है ना जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो सोडियम सोडियम से जुटा होगा या मैग्नीशियम मैग्नीशियम से जुटा होगा या एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से जुटा होगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। और ये जो बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा, इसको हम लोग कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेटालिक रेडियस। और इसमें अगर मैं मेटालिक रेडियस में एटम का रेडियस अगर जानने का कोशिश करूंगा तो मेटालिक रेडियस मेरा 120 है, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 पिकोमीटर। ठीक है, ये एटम का साइज आ गया, लेकिन किसका?
मेटल, सोडियम मेटल का एटम का साइज कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम कैसे निकालेंगे, एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे, मेटालिक बॉन्ड से। क्लियर? तो इसका नाम पड़ा मेटालिक रेडियस। हाँ सर, ये बात तो समझ गए। ठीक है, अगला हम समझेंगे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मतलब ये जो चार जो आपको नजर आ रहे हैं, आर्गन को छोड़ के आपको नोबल गैस हो, आप साइड हट जाओ, और आप जो यहाँ पे नजर आ रहे हो बाकी सबको देख रहे हो, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इसमें अगर सिलिकॉन का बना हुआ कोई कंपाउंड है, मतलब एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से जुटा है, तो इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो सकता है सर? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे? ध्यान देना, एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम से जुटेगा, हाँ सर जुटेगा, और जुटने के बाद ये एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बिल्कुल सही है। और इस कोवेलेंट बॉन्ड में अगर इस दोनों कोवेलेंट बॉन्ड का रेडियस कितना है, 80 पिकोमीटर है, तो अगर मुझे क्लोरीन एटम का साइज जानना है तो हम क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 40 पिकोमीटर। ये एटम का रेडियस निकल गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो किसका, वो नोबल गैस का बड़ा क्यों होता है? नोबल गैस में मेटालिक बॉन्ड बनेगा? तो बोलेंगे नहीं। नोबल गैस में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा? तो जवाब है नहीं। तो कौन सा बॉन्ड हम इसमें कंसीडर करते हैं? देख बाबू, अगर एक आर्गन है तो दूसरे आर्गन के बीच में जो एग्जिस्टेंस होगा वो रेडियस का, वो मैं बता रहा हूं आपको, एक आर्गन जब दूसरे आर्गन से इस फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखेगा तो इस दोनों के बीच में जो रेडियस होगा वो कहलाएगा वैंडर वॉल रेडियस। वैंडर वॉल रेडियस। अब इस दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 160 पिकोमीटर है। ठीक है, तो एटम का साइज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, 160 बटा 2 तो क्या जाएगा, 80 पिकोमीटर। तो आपको क्या देखा कि इसका साइज, किसका, मेटालिक रेडियस का साइज जो है वो निकल गया। रेडियस कोवैलेंट वाला भी निकल गया, रेडियस वैंडर वाल वाला भी निकल गया। लेकिन वैंडर वाल का जब भी रेडियस निकलता है तो उसका साइज क्या आएगा, ऑब्वियसली कि बड़ा आएगा, उससे छोटा मेटालिक आएगा और सबसे छोटा कोवैलेंट आएगा। क्यों? क्योंकि एक कोवैलेंट में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होता है, समझ में आया, जिसके कारण इसका रेडियस सबसे छोटा बनता है। लेकिन वैंडर वॉल रेडियस जिसमें होगा उसमें एटम का रेडियस, एटम का साइज क्या आएगा, बड़ा आएगा ना। सिंपल लॉजिक टर्म है। तो यहां आपसे जो सवाल किया, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लोगे सब आ जाएगा। नोबल गैस हैज कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस, व्हाई? तो हम यहाँ पे व्हाई दिस कोलाबेरी का जवाब क्या लिखने वाले हैं, नोबल गैस हैज कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज बिकॉज दे हैव क्या, वैंडर वॉल रेडियाई, क्योंकि इसमें वैंडर वॉल रेडियाई होता है, ना कि कोवेलेंट, ना कि मेटालिक। Only which they expected to have large magnitude, where the other member of the period have either covalent or metallic radius। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कोवेलेंट रेडियस है, यहाँ का क्या है, मेटालिक रेडियस। और मैग्नीट्यूड में मैंने क्या कहा, वैंडर वॉल रेडियस जो इसका भी होगा उसका साइज क्या आएगा, बड़ा आएगा, एटम का रीजन। उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद बारी आएगी मेटालिक रेडियस की, और मेटालिक रेडियस के बाद सबसे छोटे साइज का होगा कौन सा, कोवैलेंट रेडियस। क्लियर है? और दूसरा रीजन भी हम डाल सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का है इसलिए ज्यादा रीजन तो नहीं डालना चाहेंगे, लेकिन आप अगर चाहते हो तो डाल सकते हो कि नोबल गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन दे कैरिंग नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, जिसके कारण एटम का साइज छोटा से वजह बड़ा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम हो सके। बात समझ में आ गई? चलो ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों का ये खत्म होने जा रहा है। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस? चलो अब शॉर्ट में इसको भी हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये सिंपल सा आपसे कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को जो बनाएंगे हम, वो बहुत तरीका होता है, जिसमें से एक कांटेक्ट प्रोसेस होता है जिसमें से मैन्युफैक्चर करते हैं। जब ज्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है तब इसका सहारा लेते हैं। राइट द रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड विद ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। वैसे 2021 में यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो अब देखो 2021 में पूछा गया, तो 2022 गैप, फिर कहां 2023
3 में पूछा गया। मतलब कहीं ना कहीं गैपिंग का इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है क्वेश्चन पूछने का, तो इससे आपका पीवाईक्यू बहुत सॉल्व होता है। सर इसका जवाब बताइए ना। मैं बता रहा हूँ 2022 का आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको आराम से केमिस्ट्री बीएससीबी पीवाईक्यू मिलेगा, जिसमें से आप इस क्वेश्चन को मतलब 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम एक्सप्लेनेशन है। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है गाइस। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।